में एक बार फिर आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे शहरी और ग्रामीण जनसंख्या के बारे में। हमारा टॉपिक था भारत जनसंख्या संरचना। पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं ग्रामीण और शहरी जनसंख्या। ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी मात्रा में जनसंख्या निवास करती है और शहरी क्षेत्रों में कितनी मात्रा में जनसंख्या निवास करती है। आज हम पढ़ेंगे लिंगानुपात। लिंगानुपात क्या है? यह स्त्री और पुरुष के औसत अनुपात को दर्शाता है। लिंगानुपात विश्व में दो तरीकों से निकाला जाता है। वे क्षेत्र जहां पर महिलाएं ज्यादा मात्रा में पाई जाती है वहां पर महिलाओं के मुकाबले पुरुषों की जनसंख्या ज्ञात की जाती है, जबकि वे क्षेत्र जहां पुरुषों की जनसंख्या ज्यादा पाई जाती है वहां पर पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की जनसंख्या ज्ञात की जाती है। विश्व स्तर पर बात करें तो पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की जनसंख्या ज्ञात की जाती है कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं पाई जाती है। 1000 पुरुषों के मुकाबले कितनी जनसंख्या में महिलाएं पाई जाती है। जैसे सूत्र इसका कुल महिलाएं कुल पुरुष कुल महिलाएं जनसंख्या बटा कुल पुरुष जनसंख्या इंटू 1000 या कुल महिलाएं ना लिखकर यहाँ पर हम स्त्रियां भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम स्त्रियां भी लिख सकते हैं। कुल स्त्रियों की जनसंख्या बटा कुल पुरुषों की जनसंख्या। कुल स्त्रियों की जनसंख्या बटा कुल पुरुषों की जनसंख्या इंटू 1000। ये लिंगानुपात निकालने का सूत्र है। विश्व स्तर पर लिंगानुपात निकालने के दो सूत्र हैं। पहला भी मैंने आपको बताया कि वे देश जहां पर महिलाओं की जनसंख्या ज्यादा पाई जाती है, महिलाएं ज्यादा संख्या में निवास करती है, महिलाओं की जनसंख्या ज्यादा होती है, तो स्त्रियों के मुकाबले पुरुषों की जनसंख्या ज्ञात की जाती है। दूसरा सूत्र यह है कि वे देश जहां पर पुरुषों की जनसंख्या ज्यादा है तो वहां पर स्त्रियों की जनसंख्या ज्ञात की जाती है। तो इसका यही सूत्र भारत में मान्य है। जो चीज ज्ञात करते हैं वो हमेशा ऊपर लिखते हैं। मतलब 1000 पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों की जनसंख्या यहाँ पर ज्ञात की जाती है कि 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की जनसंख्या कितनी है। यह है लिंगानुपात। यहाँ पर आंकड़े हैं भारत के कि 1000 पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की जनसंख्या कब कितनी थी। देखें 1901 में 1000 पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की जनसंख्या 972 थी। 28 कम 1911 में 964 हो गई। 1921 में
लिंगानुपात में केवल 1 अंक की वृद्धि हुई। 1000 पुरुषों के मुकाबले 1951 में 946 लिंगानुपात था, जो 1941 में कितना था 945। उसके बाद देखें 1961 में 941 लिंगानुपात हो गया, 1971 में 930 हो गया, 1981 में एक बार फिर लिंगानुपात में 4 अंकों की बढ़ोतरी हुई, 930 से 934 लिंगानुपात हो गया। फिर 1991 में लिंगानुपात वापस घट गया और 2001 में एक बार फिर 6 अंकों की बढ़ोतरी हुई, 927 से लिंगानुपात कितना हो गया 933 और वर्तमान में 2011 में 7 अंकों की बढ़ोतरी हुई। 2001 में लिंगानुपात था 933, मतलब 1000 पुरुषों पर 933 महिलाएं इस देश में है, जबकि 2011 में 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं हैं, मतलब अभी भी 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं कम है 60 महिलाएं कम है। अगर हम गणना करें 2011 के आंकड़ों के अनुसार तो 1000 पुरुषों पर 60 महिलाएं कम हैं। ये लिंगानुपात की विषमता को दर्शाता है। जबकि विश्व स्तर पर हमने पढ़ा था जो यूरोपीय देश है वहां पर पुरुषों के मुकाबले महिलाएं ज्यादा मात्रा में पाई जाती हैं, या जो शीत प्रधान देश है वहां पर भी महिलाओं की जनसंख्या पुरुषों के मुकाबले अधिक मात्रा में पाई जाती है। दो 2011 के अनुसार लिंगानुपात है 940। 2011 के अनुसार लिंगानुपात है 940, मतलब अभी भी 60 महिलाएं 1000 पुरुषों के बीच 60 महिलाएं कम है। 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या 940, मतलब 60 महिलाएं अभी भी कम है। तो ये लिंगानुपात की विषमता को दर्शाता है। ऐसा नहीं है कि भारत के सभी राज्यों में लिंगानुपात ऐसा ही है, कई ऐसे भी राज्य हैं जहां पर लिंगानुपात बहुत ही अच्छा है, पुरुषों के मुकाबले बहुत ज्यादा है। 1000 पुरुषों के मुकाबले लिंगानुपात ज्यादा है। देखो कौन कौन से हैं। इसको दो भागों में बांट सकते हैं। एक राष्ट्रीय औसत से अधिक लिंगानुपात वाले राज्य। राष्ट्रीय औसत क्या है 940, मतलब दो भागों में बांट सकते हैं। एक वे जो राष्ट्रीय औसत मतलब 940 से ज्यादा लिंगानुपात वाले राज्य हैं, दूसरा राष्ट्रीय औसत से कम लिंगानुपात वाले राज्य। सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रीय औसत से अधिक लिंगानुपात वाले राज्य कौन कौन से। सबसे पहला है केरल, फिर तमिलनाडु। पहला है केरल 1084, तमिलनाडु 995, आंध्र प्रदेश 992, आंध्र प्रदेश 992। उसके बाद बात करें हम पांडिचेरी, पांडिचेरी में भी लिंगानुपात 1000 से ज्यादा है, 1029।
राष्ट्रीय औसत से अधिक लिंगानुपात वाले राज्य वे राज्य जिनका लिंगानुपात 940 से ज्यादा है। राष्ट्रीय औसत 940 2011 के अनुसार लिंगानुपात का औसत क्या है 940। तो वे राज्य जहां पर लिंगानुपात 940 से ज्यादा है, तो पहला स्थान है केरल का। केरल में 1000 पुरुषों के मुकाबले 1084 महिलाएं हैं। मतलब पुरुषों के मुकाबले कितनी महिलाएं ज्यादा है? 84 महिलाएं ज्यादा हैं। 1000 पुरुषों के मुकाबले महिलाएं 1084 है, मतलब 84 महिलाएं 1000 पुरुषों में ही ज्यादा हैं। उसके बाद तमिलनाडु की बात करें तो केवल 5 महिलाएं कम है। 1000 पुरुषों के मुकाबले तमिलनाडु में लिंगानुपात थोड़ा ठीक है, 995 महिलाएं 1000 पुरुषों के अनुपात में पाई जाती है। उसके बाद आंध्र प्रदेश, इसमें 8 महिलाएं कम है। पांडिचेरी में 1000 पुरुषों के मुकाबले 1031 महिलाएं पाई जाती हैं। तो ये वे राज्य हैं जो राष्ट्रीय औसत से अधिक लिंगानुपात रखते हैं, मतलब 940 से ज्यादा लिंगानुपात वाले ये राज्य हैं। दूसरा है राष्ट्रीय औसत से कम लिंगानुपात वाले राज्य। राष्ट्रीय औसत से कम लिंगानुपात वाले राज्य राष्ट्रीय औसत से कम लिंगानुपात वाले राज्य वे राज्य जहां पर लिंगानुपात बहुत ही कम मात्रा में और बहुत ही विषम परिस्थितियां यहां पर पाई जाती है। मतलब 940 से भी कम लिंगानुपात यहां पर है। राष्ट्रीय औसत से कम लिंगानुपात वाले राज्य मतलब 940, 1000 पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की जनसंख्या 940 से भी कम है। वे राज्य कौन कौन से हैं? देखो, सबसे पहला स्थान आता है हरियाणा का। हरियाणा 877। दूसरा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में है 883। सिक्किम 889। उसके बाद है चंडीगढ़ 818। तो ये वो राज्य हैं जहां पर लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से भी कम मात्रा में पाया जाता है, जिनमें सबसे ज्यादा विषम परिस्थितियां हरियाणा में व्याप्त है। हरियाणा में 1000 पुरुषों के मुकाबले केवल 877 महिलाएं निवास करती है। सबसे ज्यादा विषम परिस्थिति लिंगानुपात में हरियाणा में ही व्याप्त है। बहुत सी समस्याएं आगे बढ़ेंगे। दूसरा स्थान है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में भी 1000 पुरुषों के मुकाबले लिंगानुपात महिलाओं का 883 है। सिक्किम में 1000 पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या 889 है। और चंडीगढ़ की बात करें तो 1000 पुरुषों के मुकाबले 818 महिलाएं यहां पर निवास करती है। अब बात करें कि लिंगानुपात कम होने का कारण क्या है। भारत में
लिंगानुपात कम होने के कारण भारत में लिंगानुपात कम होने के क्या कारण है? क्या कारण है कि यहाँ पर पुरुषों के मुकाबले महिलाएं कम मात्रा में उनकी जनसंख्या पाई जाती है। जो छोटी बच्चियां होती है उनकी गर्भ में हत्या कर दी जाती है। तो ये समस्याएं क्या क्या है? देखो, सबसे पहला है बालिकाओं की अपेक्षा बालकों को प्राथमिकता। पहला है बालिकाओं की अपेक्षा बालकों को प्राथमिकता। भारत में लिंगानुपात के विषम होने का सबसे प्रमुख कारण है बालिकाओं की अपेक्षा बालकों को प्राथमिकता। भारतीय समाज क्या है? एक पुरुष प्रधान समाज है। भारतीय समाज में पुरुषों को ही सारी शक्तियां दी जाती है। पुरुष प्रधान है, पुरुष को ही प्रधानता दी जाती है, महिलाओं को गौण स्थान दिया जाता है। बालिकाओं की अपेक्षा बालकों को प्राथमिकता। शादी के बाद क्या होता है? बालिकाओं को अपने ससुराल जाना पड़ता है। जो माता पिता होते हैं उनकी सेवा, उनकी संपत्ति का हकदार बालक होता है, उसका पुत्र होता है। पुत्री को शादी के बाद अपना पीहर छोड़ना पड़ता है और ससुराल जाना पड़ता है। इसी कारण से परिवार के दृष्टिकोण से बालकों को बालिकाओं के अपेक्षा अधिक महत्व दिया जाता है। हमारे समाज में ऐसा माना जाता है कि वंश वृद्धि के लिए पुत्र प्राप्ति जरूरी होती है, कि अपने वंश को बढ़ाने के लिए पुत्र जरूरी होता है। इसीलिए बालिकाओं की गर्भ में ही हत्या कर दी जाती है। बालिकाओं की अपेक्षा बालकों को अधिक प्राथमिकता दी जाती है। दूसरा कारण है बाल विवाह के कारण प्रसव काल में मृत्यु। बाल विवाह के कारण प्रसव काल में मृत्यु। लिंगानुपात कम होने का एक बहुत बड़ा कारण बाल विवाह। हमारे देश में बाल विवाह का प्रचलन अभी भी है। तो छोटी आयु में जब लड़कियों की शादी हो जाती है तो ससुराल में जाने के कारण, छोटी सी उम्र में ही गर्भ धारण हो जाने के कारण, छोटी सी उम्र में अपरिपक्व अवस्था में प्रसव काल के दौरान जो पीड़ा होती है वो असहनीय होने के कारण उस प्रसव काल में ही मातृ मृत्यु दर बहुत ज्यादा होती है। वह इस पीड़ा को सहन नहीं कर पाती है। यह भी एक कारण है कि प्रसव काल में ही इन छोटी बच्चियों की मृत्यु हो जाती है। उसी कारण लिंगानुपात बहुत ही कम मात्रा में हमारे देश में पाया जाता है। तीसरा, स्त्रियों की आर्थिक परतंत्रता। स्त्रियों की आर्थिक परतंत्रता का अर्थ है कि सबको पता है कि भारतीय समाज एक पुरुष प्रधान समाज है। महिलाओं को आदिकाल से ही घरों में रहकर केवल घर के काम करने और बच्चों की देखभाल के लिए ही उपयुक्त माना गया है। उन्हें रोजगार के लिए
काम करने की आजादी नहीं दी गई है। आर्थिक स्वतंत्रता मतलब रोजगार करने की स्वतंत्रता नहीं दी गई है। इसी कारण महिलाएं पुरुषों के अधीन रहती हैं, पुरुषों पर ही आश्रित रहती हैं। ये भी एक कारण है लिंगानुपात के विषम होने का। चौथा है बालिका शिक्षा का अभाव। बालिका शिक्षा का अभाव। हमारे देश में बालिका शिक्षा का स्तर बहुत ही निम्न है। बालिकाओं को उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं करवाई जाती, उनको अधिकतर घर के ही कामों में उलझाया जाता है। इसी कारण उनमें समझ विकसित नहीं हो पाती, वह अपने अच्छा भला बुरा नहीं समझ पाती। वो केवल पुत्र प्राप्ति का ही एक जरिया माना जाता है। इसी कारण जो लिंगानुपात बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। तो ये है लिंगानुपात कम होने के प्रमुख कारण। बालिकाओं की अपेक्षा बालकों को अधिक प्राथमिकता देना, बालिकाओं को गौण स्थान देना और पुरुषों को या बालकों को उच्च स्थान देना। दूसरा, बाल विवाह के कारण प्रसव काल में मृत्यु। बाल विवाह होने के कारण प्रसव के दौरान बालिकाओं की मृत्यु हो जाती है, तो यह भी लिंगानुपात पर विपरीत प्रभाव डालता है। तीसरा, स्त्रियों की आर्थिक स्वतंत्रता। पुरुषों के अधीन रहना पड़ता है, पुरुष जो कमाता है उसी पर आश्रित होना पड़ता है, स्वयं कोई रोजगार नहीं कर सकती, तो ये भी एक लिंगानुपात विषमता का कारण है। चौथा है बालिका शिक्षा का अभाव। बालिकाओं को शिक्षा ग्रहण करने का उतना अधिकार नहीं है, लेकिन वर्तमान में जो ये कुरीतियां हैं उन पर सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा है और अधिक से अधिक मात्रा में महिलाओं को शिक्षित किया जा रहा है, उनको शिक्षा दी जा रही है, उनको अच्छा भला बुरा समझाया जा रहा है, तो थोड़ा बहुत लिंगानुपात में सुधार हो रहा है। उसके बाद बात करें आयु संरचना। आयु संरचना क्या होती है, हमने पहले भी विश्व स्तर पर इसका अध्ययन किया है। आयु संरचना विश्व स्तर पर हमने इसका पहले भी अध्ययन किया है। एक बार फिर दोहरा लेते हैं। जो पाठ हैं वो विश्व स्तर पर भी दे रखे हैं और भारत के स्तर पर भी आपकी बुक में 2 स्तर पर ये दे रखे हैं। आयु संरचना को 3 भागों में बांटा जाता है। 3 भागों में पहले भी आपको मैंने बताया है। पहला है बाल आयु। बाल आयु संरचना भी लिख सकते हैं। बाल आयु 0 से 14 वर्ष के बालक बालिका। दूसरा है वयस्क 15 से लेकर 64 वर्ष तक के। तीसरा है वृद्ध 65 वर्ष से अधिक। 65 वर्ष से अधिक आयु के। आयु संरचना में जनसंख्या को 3 भागों में बांटा जाता है। बाल आयु वह आयु वर्ग जिसमें 0 से लेकर यानी कि जन्म से लेकर 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को शामिल किया जाता है। दूसरा वयस्क आयु वर्ग जिसमें 15 वर्ष से लेकर 64 वर्ष के बालक बालिकाओं को शामिल किया जाता है। और तीसरा वृद्ध बूढ़े व्यक्ति 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के पुरुष और महिलाएं। अब इसका विभाजन क्यों किया गया है? क्योंकि ये जो पहला और तीसरा वर्ग है ये आश्रित वर्ग है, ये स्वयं कोई कार्य नहीं करते हैं, जबकि ये वर्ग है 15 से लेकर 64 वर्ष का, यह है कार्यशील वर्ग। ये क्या है? कार्यशील वर्ग है। और ये क्या है? आश्रित वर्ग है।
काम धंधा, रोजगार, रुपए पैसे, धन, आमदनी, जो भी कुछ कार्य करता है ये वयस्क आयु वर्ग ही करता है। बाल आयु वर्ग और वृद्ध आयु वर्ग इस वयस्क आयु वर्ग पर ही निर्भर होता है, मतलब ये दोनों आश्रित है, बिल्कुल कोई काम नहीं करते हैं। इसकी बात करें हम तो वर्तमान में हमारे देश की 29.5% जनसंख्या, वर्तमान में बात करें बाल आयु वर्ग में हमारे देश की 29.5% जनसंख्या बाल आयु वर्ग में शामिल है, जबकि 62.5% जनसंख्या कार्यशील है और 8% वृद्ध जनसंख्या आती है। कई बार आपने सुना होगा, अखबार में पढ़ा होगा कि हमारे देश को युवाओं का देश कहा जाता है। वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे देश की जो अधिकतर जनसंख्या है वयस्क आयु वर्ग 15 से लेकर 64 वर्ष, मतलब कार्यशील जनसंख्या होती है 62.5%। अगर 100 व्यक्ति इस देश में निवास करते हैं तो उसमें से 29.5% तो बाल जनसंख्या, किशोर जनसंख्या है। 0 से लेकर 14 वर्ष के बालक बालिकाएं पाए जाते हैं 29.5%, और वयस्क आयु वर्ग में 62.5% जनसंख्या युवा है, वयस्क है। वयस्क के दो भाग कर सकते हैं हम, एक नवयुवक और दूसरे प्रौढ़। वयस्क आयु वर्ग को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है युवा वर्ग 15 से 34 वर्ष, इसको दो भागों में बांट सकते हैं। युवा वर्ग 15 से 34 तक। प्रौढ़ 34 से लेकर 64 तक। युवा वर्ग को दो भागों में बांट सकते हैं, वयस्क वर्ग को दो भागों में बांट सकते हैं। एक युवा वर्ग 15 से 34 वर्ग का मतलब जो जवान है, दूसरा प्रौढ़ जो मैच्योर हो चुका है, जवान नहीं है, परिपक्व हो चुका है, विकास की अवस्था उसने पार कर ली है। तो वयस्क आयु वर्ग है 62.5%। इस देश की 62.5% जनसंख्या युवा है। वृद्ध आयु वर्ग केवल 8% है। हमने विश्व स्तर पर पढ़ा था कि विश्व में सर्वाधिक बूढ़े यूरोप महाद्वीप में पाए जाते हैं, हमारे यहाँ पर केवल 8% ही वृद्ध पाए जाते हैं। वृद्ध जनसंख्या बहुत ही कम मात्रा में हमारे यहाँ पर पाई जाती है पश्चिमी देशों के मुकाबले। तो ये आपका आयु संरचना है, इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एक बार फिर दोहरा लेते हैं। आयु संरचना को तीन भागों में बांटते हैं। पहला है बाल आयु या किशोर आयु कह सकते हैं, 0 से लेकर 14 वर्ष तक, या जन्म से लेकर 14 वर्ष तक की आयु के बालक और बालिकाएं। इसमें बालक और बालिका का विभाजन नहीं होगा, केवल उम्र के हिसाब से विभाजन किया गया है। बाल आयु 0 से लेकर 14 वर्ष तक। इसमें हमारे देश की 2011 के आंकड़ों के अनुसार, ये जो आंकड़े हैं ना आपके सामने 2011 के आंकड़े हैं, बाल आयु वर्ग में 0 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं वह 29.5% मात्रा में निवास करते हैं, पाए जाते हैं। दूसरा आयु वर्ग है वयस्क आयु वर्ग, जो एक कार्यशील आयु वर्ग है 15 से 64, इसकी उम्र निर्धारित की गई है। और हमारे देश की 62.5% जनसंख्या वयस्क आयु वर्ग में, युवा वर्ग में है, इसलिए हमारे देश को युवाओं का देश कहा जाता है। कार्यशील जनसंख्या सभी कार्य यही करती है, रोजगार संबंधी, धन संबंधी। तीसरा वृद्ध आयु समूह, 65 वर्ष से अधिक आयु के जो व्यक्ति पुरुष और महिलाएं हैं, उन
उनको वृद्ध आयु वर्ग में शामिल किया जाता है। और 8% जनसंख्या है, मतलब 100 अगर व्यक्ति है तो उसमें 8 व्यक्ति वृद्ध हैं, बूढ़े हैं। बाल आयु वर्ग और वृद्ध आयु वर्ग दोनों आश्रित वर्ग है, खुद कोई काम नहीं करते हैं, देश के विकास में कोई योगदान नहीं देते हैं, जबकि ये दोनों क्या है, हमारे देश पर भार हैं। जो भी देश का विकास करते हैं ये वयस्क वर्ग करते हैं। 15 से 64 वर्ष के जो भी व्यक्ति हैं वे कार्यशील वर्ग में आते हैं, यही रोजगार संबंधी कार्य करते हैं, यही हमारे देश को आगे ले जाते हैं। कार्यशील वर्ग है ये, कार्यशील। उसके बाद अगर हम वयस्क आयु वर्ग को भी दो भागों में बांट लें तो देखो, पहला है युवा वर्ग जिसको 15 से 34 वर्ष में बांटा गया है। दूसरा है प्रौढ़ वर्ग 34 से लेकर 64 वर्ग। तो ये है आयु संरचना, इसको हम उम्र के हिसाब से बांटते हैं। या दूसरा वर्ग ये भी हो सकता है आश्रित और कार्यशील के आधार पर इसको बांट सकते हैं। आश्रित वर्ग कौन कौन सा है? पहला बाल आयु वर्ग और तीसरा वृद्ध आयु वर्ग, जबकि कार्यशील आयु वर्ग कौन सा है? वयस्क आयु वर्ग। वयस्क आयु वर्ग पर बाल आयु वर्ग और वृद्ध आयु वर्ग आश्रित होता है। इस पर वयस्क आयु वर्ग पर ये दोनों वर्ग समूह क्या होते हैं? निर्भर होते हैं, इस पर आश्रित होते हैं। यह है आयु संरचना का आपका लेसन। इसी के साथ आज की क्लास